नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डाई यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 7वीं सीरीज लेके। ठीक है, कौन सी सीरीज है भाई? सातवीं क्लास है। इससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसको आप लोग ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे जाके आसानी से देख सकते हैं। और यदि पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो globaliti.org वेबसाइट चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 3 ओम 10 ओम 15 ओम के तीन रेजिस्टेंस आपके साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब आपको 3 ओम के रेजिस्टेंस में बतानी है कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला चीज आप ये करिए कि एक सर्किट डायग्राम जरूर बना लीजिए। यदि आप सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि सर कैसे इस क्वेश्चन को हल करें। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करिए, आप एक सर्किट डायग्राम इसका बनाइए। सर्किट डायग्राम क्या कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है समांतर में जुड़े हैं। कैसे जुड़े भाई? समांतर में मतलब पैरेलल में जुड़े हैं। तो पहले एक पैरेलल सर्किट बना लो, पहले एक पैरेलल सर्किट बना लो। तीन रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ो तुरंत। तीन रेजिस्टेंस जुड़ गए भाई आपस में पैरेलल में। ठीक है सर, जुड़ गए। एक आप वोल्टेज यहाँ पे लगा दो, एक आप वोल्टेज सोर्स लगा दो। प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स कितना हो गया भाई? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। तीनों रेजिस्टेंस कितने कितने के हैं? एक है आपका 3 ओम का, एक है आपका 10 ओम का और एक है आपका 15 ओम का। 15 ओम। ठीक है, ये तीन आपके रेजिस्टेंस लग गए। हमने आपको क्या बताया था कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज समान होता है। पैरेलल में क्या समान रहता है भाई? वोल्टेज हमेशा इक्वल रहता है। तो यहाँ पे तीन ब्रांच बनी है, तीन ब्रांच बनी है, तो तीनों ब्रांच में वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तीनों के तीनों समांतर में जुड़े हैं। एक पॉइंट आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि तीनों रेजिस्टेंस या तीनों प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। जुड़े हैं अर्थात अर्थात तीनों टर्मिनल पर वोल्टता समान होगी। वोल्टता समान होगी। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अब यही 30 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, यही 30 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा और यही 30 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। 30 30 30। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि 3 ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो 3 ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 30/3 बराबर 10 एम्पियर। 3/30 बराबर 10 एम्पियर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यदि इस ब्रांच में पूछा होता, 10 ओम वाली ब्रांच में पूछा होता, तो इसमें क्या करते? यहाँ पे कर देते आप 30/10 बराबर 3 एम्पियर। ठीक है, और यदि इस ब्रांच में पूछा होता तो कितनी करंट बहती? तो करंट बहती आपकी 30/15 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, जिसको ये कंसेप्ट केवल पता है कि सर हम जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल होता है पैरेलल कनेक्शन में, वो तुरंत इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर कर लेगा कि ये पैरेलल है, पैरेलल में यहाँ पे 30 वोल्ट आ गया, 30 वोल्ट आ गया, तो तुरंत 30/3 करेंगे 10 एम्पियर। हमारा आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है वो क्या करेगा? वो अब इन तीनों का पहले इक्विवेलेंट निकालेगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेगा। तो तीनों का इक्विवेलेंट निकालिए। यहाँ पे 15 और 10 का इक्विवेलेंट कितना बनेगा भाई? 15 और 10 का इक्विवेलेंट रुके मैं आपके सामने निकाल दे रहा हूँ। 15 गुणे 10 बटा में 25, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 ये 2, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, अब फिर 6 3 का पैरेलल निकालिए, तो 6 गुणे 3 बटा में 3 करिए, तो यहाँ से निकल गया आपका 2 ओम। ठीक है, 2 ओम हो गया ना? अब इस 2 ओम को फिर 30/2 करेगा, तो यहाँ से आएगा 15 एम्पियर। टोटल करंट कहेगा कि सर टोटल करंट तो बह रही है 15 हमारी भी टोटल करंट आई है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। टोटल करंट की वैल्यू तो 15 ही है ना भाई। यहाँ से करंट टोटल कितना बहेगी? यहाँ से टोटल करंट तो 15 एम्पियर ही बहेगी ना, जिसमें से 10 एम्पियर इसमें चले जाएगी, 3 एम्पियर इसमें चले जाएगी, 2 एम्पियर इसमें चले जाएगी। टोटल करंट हो गई हमारी 15, है ना? तो
जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा कि सर वोल्टेज में ये पैरेलल में वोल्टेज हर जगह इक्वल रहता है, तीनों टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल होगा, तो वो इस लॉन्ग मेथड को अपनाएगा, इस लॉन्ग मेथड को अप्लाई करेगा, जिससे इसका क्वेश्चन क्या बनता जाएगा भाई, लेंदी बनता जाएगा। ठीक है, आप पहले यहाँ से 2 ओम निकालेगा, फिर 30/2 करेगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएगा, तब जाके फिर आप करंट डिवाइडिंग रूल लगाएगा, तब जाके उसका आंसर आएगा। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल नहीं, सॉरी, करंट डिवाइडिंग रूल, तब उसका आंसर आएगा। जबकि आपको सीधे सीधे केवल सर्किट बनाने पे दिख जा रहा है कि सर 30/3 करना था, 10 एम्पियर हमारा आंसर निकल रहा था, है ना। तो यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, यही छोटे छोटे कंसेप्ट आप याद रखेंगे, जिसको आपको अप्लाई करने आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, और ये बेसिक बातें जानने के लिए एक बार थोड़ा सा आप लोग ग्लोबल आईटीआई का जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं उसको भी विजिट कर लीजिए, फिर आपको बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट 4 एम्पियर करंट विल फ्लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 55 ओम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू आपसे पूछा है, आपके सामने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है और करंट की वैल्यू दे रखा है। अब बताओ क्या इसमें से ऐसा भी कोई पर्सन है जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए, ऐसी भी कोई बॉडी है? हाँ बताओ भाई, सबको ये फॉर्मूला पता होगा, V = I × R, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, सबको पता होगा ना। यहाँ पे दे दिया है आपके सामने R की वैल्यू, R की वैल्यू दे रखा है कितना, 55 ओम, 55 ओम दे रखा है R की वैल्यू, और I की वैल्यू दे रखा है 4 एम्पियर, I की वैल्यू दे रखा है 4 एम्पियर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज के लिए क्या अप्लाई कर देंगे यार, V = IR का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तुरंत आंसर पाइए। I की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू कितना है मेरे भाई, R की वैल्यू 55 है, मल्टीप्लाई करिए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 22, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ऑप्शन ए में दिख रहा है। यस सर, बेसिक ये ओम्स रूल है, ओम्स लॉ आपको पता होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जिस लेवल का पूछेगा बस उतना तक ही आपको पढ़ाई करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, और जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या जो भी आप फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे हम इसे किसी न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 ohm resistance are connected to form a triangle. What is the resistance between any two corner? 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक ट्रायंगल में बोला है। देखिए जो लैंग्वेज बोला है बस वही चीज आपको तुरंत बना देना है। ठीक है, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस बने हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं जो क्या बना रहे हैं, जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और क्या बोला है कि जिनसे एक त्रिभुज बना, किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, किन्हीं दो कोनों के बीच, इसके और इसके बीच का प्रतिरोध क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच ले लीजिए, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, इन दोनों के बीच ले लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच ले लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच ले लीजिए। किन्हीं भी दो कोनों के बीच का प्रतिरोध आपसे पूछा है, किन्हीं भी दो कोनों के बीच का प्रतिरोध आपसे पूछा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि बस इस सर्किट को थोड़ा फिर से एक बार ड्रॉ कर लीजिए, इस सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ करिए। जैसे यहाँ पे दे दिया है इसने, ये ऐसे बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसने ऐसे बना दिया है। अब क्या किया है भाई, अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे गया है, ठीक है, और फिर यही रेजिस्टेंस ऐसे आ गया है। तो ये 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 ओम है। तीनों के तीनों कितने कितने के हैं भाई, तीनों के तीनों 6 ओम 6 ओम 6 ओम के ही है ना। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में तो सीरीज में जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ किस में है, इसके साथ पैरेलल में है। तो अब कर दीजिए, बस उतना ही कर दीजिए जितना ये कर रहा है। बस इस सर्किट को 2 बार बना देना है आपको, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि ये आपका ए बी टर्मिनल है, ए और बी टर्मिनल है। ठीक, ए और बी,
ये 6 ओम का है और ये 12 ओम का है। अब इन दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब देखिए इन दोनों की वैल्यू कैसे निकल जाएगी। 12 गुणे 6 बटा में कितना हो जाएगा यार, 6 प्लस 12 गुणे 6 बटा में 6 प्लस 3 मतलब ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 का 18 और ये 3 चौक का 12, 4 बार में 4 ओम है क्या? यस 4 ओम है। तो यहाँ पे 4 ओम बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 ओम एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? जो जो क्वेश्चन में बोला हमने बस वैसा करता गया करता गया करता गया और आंसर हमारा तुरंत निकल आया। तो बस देखो, जब भी आप बेसिक पढ़ते हो एक बार सर्किट को रिफॉर्म करने आना चाहिए। रिफॉर्म मतलब कि दोबारा बनाने आपको आना चाहिए। दोबारा यदि सर्किट को बनाने आपको आ रहा है तो ये समझिए कि कोई भी आपका सर्किट का क्वेश्चन होगा या कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन होगा वो आपसे बचेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का यदि मैं आपसे डिफिनेशन पूछूं तो प्रतिरोध का डिफिनेशन आप क्या बताते हो कि प्रतिरोध एक प्रकार के किसी चालक का वह गुण है जिसके द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है। यही तो होता है प्रतिरोध का डिफिनेशन। आइडियल रेजिस्टेंस का डिफिनेशन यही होता है ना। वही पूछा है कि वो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस किस पे होती है या किस पे निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि द मटेरियल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध रो पे डिपेंड करता है। आप जानते हो आर का फॉर्मूला क्या बनता है यार, आर इक्वल टू रो अपॉन एल होता है। मतलब इन्हीं तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा, या तो रो पे डिपेंड करेगा या फिर एल पे डिपेंड करेगा या फिर ए पे डिपेंड करेगा या तीनों पे डिपेंड करेगा। तीनों यदि ऑप्शन में होगा तो हम लोग तीनों को टिक करेंगे। पहला चीज तो मैच कर गया कि रो पे ये डिपेंड कर रहा है, बात सही है, ए ऑप्शन सही है। दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। जी सर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इट्स लेंथ एंड द टेम्परेचर, इसकी लंबाई और तापमान पे, यस सर लंबाई और तापमान पे भी डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर यदि आप नॉर्मल रखते हो तो टेम्परेचर इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे जो पबजी वाले हैं, जो मतलब दिन भर शॉर्ट वीडियो और पबजी खेलते रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। ये है पहला ऑप्शन सर, पहला ऑप्शन मैच कर गया बस ऐसे टिक मार के तुरंत आगे बढ़े। यार मैच कर गया, आप गलत हो सकते हैं, हम एकदम करेक्ट है, तुरंत आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि भाई उनको थोड़ा सा भी रुकने आता ही नहीं है। 15 सेकंड के वीडियो में भी ये लोग तुरंत 5 सेकंड देख के स्क्रॉल कर देते हैं, है ना। इतना तेजी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, सारे जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर पढ़िए। भले आपका आंसर सही होगा पहला ऑप्शन, लेकिन पहला ऑप्शन एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा देता है कि आप उसके उलझाए हुए, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके उलझाए हुए सुड़कों में फंसिए। ठीक है, वो आपके लिए जाल बिछाता है, जाल बिछा के कहेगा कि आप पहले ही जाल में हमारे फंस जाओ तो दाना कोई दूसरा चुग ले जाएगा, है ना। इस वजह से थोड़ा सारे ऑप्शंस साथ में पढ़ते जाइए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, मतलब R1 सबसे बड़ा है, उसके बाद R2 है, उसके बाद R3, R3 यहाँ पे सबसे छोटा, श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 R2 R3 शक्ति व्यय। अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि किसमें शक्ति व्यय अधिक होगा, शक्ति व्यय किसमें अधिक होगा। Three resistance R1 R2 R3 are connected in series, as R1 greater than R2 greater than R3, then power consumed by resistance R, by resistance R, resistance देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया है कि ये है हमारा तीन रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके सामने सीरीज में। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि ये आपका करंट सोर्स 10 एम्पियर का है। ठीक है, तो आप सीरीज में क्या जानते हो भाई, सीरीज जहां पे भी सीरीज ब्रांच रहेगा आपका या जहां पे भी सीरीज सर्किट रहेगी तो आप जानते हो वहां पे मान लीजिए कि ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया,
तो आप ये जानते हो कि किसी भी सीरीज सर्किट में करंट हर जगह इक्वल रहती है, तो मतलब कि यहाँ यदि 10 एम्पियर बह रही है तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर बहेगी, यहाँ पे भी 10 एम्पियर बहेगी, इतना तो सबको पता है। अब आप एक और चीज जानते हो कि सर हम पावर का भी फार्मूला जानते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर व्यय होगा या फिर जो हमारा पावर कंज्यूम्ड होगा वो कितना होगा यहाँ पे, चलिए मैं इसको हटा के लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो हमारा P1 है, P1 कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। P2 कितना हो जाएगा यार, P2 हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू R2 सॉरी, और P3 कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R3। क्यों, क्योंकि हर जगह तीनों में करंट की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए हमने तीनों जगह आई 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 लिख दिया है। इतनी बातों क्लियरली समझ में आ गई होगी आपको। अब सर आपको तो दिख रहा है कि जो हमारा पावर कंज्यूम्ड हो रहा है तीनों सर्किट में, वो उस तीनों में करंट की वैल्यू तो सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, तो अब हमारा शक्ति व्यय किस पे डिपेंड करेगा, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे अधिक होगी उसी के द्वारा पावर कंजम्पशन ज्यादा किया जाएगा। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू अधिक है तो R1 के द्वारा ही पावर कंज्यूम अधिक किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्रमशः 3 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस परिपथ में गुजरने वाली धारा का मान बताना है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। किसके साथ, 18 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इसका भी एक सर्किट बनाइए, सर्किट जरूर बनाना सीखिए आप लोग, सर्किट नहीं बनाएंगे आप लोग तो समझ जाइए कि आपसे क्वेश्चन जल्दी टैकल नहीं हो पाएगा और आप क्वेश्चन में गलती हमेशा कर जाओगे। ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये प्लस माइनस कितने वोल्ट की बैटरी है भाई, ये हमारी 18 वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही आपने सर्किट बनाया आपको तुरंत समझ में आ जा रहा होगा कि अब हमें इसमें क्या अप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारी करंट ऐसे बह रही है। तो आप सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना, R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 9 ओम, 9 ओम हो गई ना। आपसे पूछा यही है कि सर्किट में बहने वाली धारा का मान बताना है, तो धारा का मान अब यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, आई इक्वल टू हो जाएगा 18/9 बराबर 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक। ऑप्शन मैच करा लीजिए, 2 एम्पियर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कुछ लोगों का कमेंट ऐसा मैं देख रहा था कल कि केवल अपने ही बात करते जा रहे हैं, अपने ही बात करते जा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, तो केवल हाल चाल पूछते जा रहे हैं कि अरे और पाल जी कैसे हैं और भारद्वाज जी कैसे हैं। तो बेटा या तो पढ़ाई ही कर लो या फिर हालचाल ही पूछ लो, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती है, हालचाल पूछना बंद कर देते हैं सब लोग, ठीक है। एक समय ऐसा आता है ना कि अभी क्या है, अभी आप लोग की उम्र थोड़ी सी कम है, तो घर वाले अभी कहीं भी आप जाते हो तो ख्याल रखते हैं आपका, पूछते हैं बार बार कि हाँ बेटा खाना खाए कि नहीं खाए, आप सही से हो कि नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है वैसे वैसे घर वाले भी हाल चाल पूछना बंद कर देते हैं और सीधे कहते हैं कि बेटा कब कमाओगे, कब कमाओगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, हाल चाल तो आप लोग बाद में भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो लाइव यदि आप लोग आ रहे हैं क्लास में, लाइव आने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करिए, हाल चाल बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परिपथ सॉरी 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 18 वोल्ट सप्लाई के साथ, वेयर करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, और पूछा बोला है कि यहाँ पे जो हमारी करंट है, करंट 1 एम्पियर है, वोल्टेज 18 वोल्ट है। देखिए हम आपको यहाँ पे एक सर्किट बना के दिखा रहे हैं, ये 3 रेजिस्टेंस में जोड़ दिया, 3 रेजिस्टेंस में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आर 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 मैं 3 रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है।
मैं तीनों को आर आर क्यों लिखा हूं, R1 R2 R3 क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे बोला है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि तीनों के तीनों समान है, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस समान है। ठीक है, इसको कितने वोल्ट सप्लाई से जोड़ना है भाई, 18 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है। 18 वोल्ट की सप्लाई से हमने जोड़ दिया। अब बोला है कि इस सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आपको बताना है कि इसमें हर एक रेजिस्टेंस का मान कितना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालिए। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तीनों के तीनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आर प्लस आर कर दीजिए, आर प्लस आर। ठीक है, कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका 3R। 3R आर इक्विवेलेंट आपका निकल गया 3R। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करिए, ओम्स लॉ अप्लाई करिए, V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, V की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको 18 वोल्ट, V इक्वल टू 18 वोल्ट और I इक्वल टू दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, इतना आपको गिवन है, मैं 18 वोल्ट रख दिया यहाँ पे। I की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, और R कितना आ रहा है यार, R इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 3 इंटू R। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई R। अब यहाँ से 3R इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, 18। R इक्वल टू 18 बटा में 3, 18 बटा में 3 मतलब कि 6 ओम। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमारा होगा 18, लेकिन एक एक रेजिस्टेंस के मान कितने होंगे, एक एक रेजिस्टेंस के मान 6 होंगे, तभी तो जाके तीनों मिलके कितना बनाएगा, 18 ओम बनाएगा, तभी ना हमारे करंट की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 स्रोत 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की resistance is introduced to 1 volt 1.5 volt source, the value of current will be। ठीक है, 1 ओम का प्रतिरोध है, लगाए जाने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा। धारा का मान आपसे पूछा है, चलिए देखते हैं हम। 1.5 आपके सामने क्या है, 1.5 वोल्ट दे रखा है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। आपसे पूछा है आई की वैल्यू क्या है। सिंपल, आप ओम्स लॉ अप्लाई करें, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे V की वैल्यू दे रखा है 1.5। I की वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालना है। R की वैल्यू कितना है यार, 1 ओम है। I की वैल्यू 1 ओम है, 1 ओम नहीं 1 किलो ओम है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ये 1K है। इंग्लिश वाले वर्जन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में 1K लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा छोड़ गया था। ठीक है, तो 1 किलो ओम है, तो इसको थोड़ा सा वो चेंज कर लीजिए। 1K ओम है तो इसका मतलब क्या है यार कि 1 गुणे 10 की पावर 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, और आई यहाँ पे आपका अननोन। ठीक, तो आई गुणे 1000, तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा यार, 1.5 डिवाइड बाई 1000। 1.5 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ से कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 एम्पियर। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 एम्पियर। अब देखिए ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन मैच कराइए जी, हाँ ऑप्शन डी मैच कर रहा है यहाँ पे। इसको यदि हम चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद 2 आ जाएंगे 0, मतलब 0.0015 एम्पियर। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिख देंगे, तो आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है 0.0015 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये तो एकदम बेसिक आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का बेसिक है, तो इतना तो सबको पता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है, इसकी प्रयुक्त वोल्टेज होनी चाहिए। यार ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे केवल ओम्स लॉ पे अप्लाई कर देना है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है यार, R इक्वल टू दे रखा है 220 ओम और I इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 एम्पियर। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुणे 220, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 440 वोल्ट।
440 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही है। चलो गाना मत गाओ, आगे बढ़ो। दो प्रतिरोध R1 व R2 विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगी। पहले जो बोला है उस चीज को आप सर्किट में फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। एक बार सर्किट डायग्राम इसका बनाइए। बोला है कि R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में हमने जोड़ लिया, ठीक है, पैरेलल में हमने जोड़ लिया। अब क्या बोला है कि R1 का मान R2 से 4 गुना है। मतलब कि ये जो हमारा R2 है, ये जो हमारा R2 है, मान लो कि इधर हमारा R2 है और इधर हमारा R1 है, ठीक है। तो इस R1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ का ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R2। यदि ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ कि आपका सोर्स है, ठीक है, ये हमारा कोई एक सोर्स है। अब क्या बोला है कि R1 का मान यदि R2 से 4 गुना है तो R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए अब एक बात समझिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस करंट के साथ कैसे रिलेट करता है। करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी अधिक होगी करंट की वैल्यू उतनी कम होगी, और करंट की वैल्यू जितनी कम होगी, सॉरी, करंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए केवल ये कंसेप्ट यदि आपको पता है, यदि एक ये कंसेप्ट आपको पता है तो अब इस क्वेश्चन को एकदम कर ले जाएंगे आसानी से। देखिए इसमें कोई मान आपको नहीं दे रखा है। आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो वोल्टेज का मान नहीं दिया है, यहाँ पे करंट का मान नहीं दिया, हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढते हो। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यदि पता रहेगा तब तो आप क्वेश्चन को करोगे। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दिया है तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए टफ है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसा आपके साथ होता है। लेकिन बस केवल जो कंसेप्ट आप पढ़े हो, जो फॉर्मूला आप पढ़े हो, उसको अप्लाई करना सीखो। उसको अप्लाई करने यदि आपको आ गया तो कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे बिना पढ़े आसानी से आसानी से कर जाओगे, ठीक है ना भाई। चलिए अब बोला है कि R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या बोला है यहां से कि R1 का मान R2 से 4 गुना अधिक है। यदि R1 का मान 4 गुना अधिक है, इससे इससे 4 गुना अधिक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 4 गुना कम करंट भी जाएगी। यदि इसमें इसमें 4 एम्पियर की करंट जाएगी तो इसमें 1 एम्पियर की करंट जाएगी, है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से समझिए। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं लिखूं I इक्वल टू 1/4R2, ठीक है, और एक बार मैं लिखूं ये मान लो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और एक बार मैं लिखूं I प्रोपोर्शनल टू 1/R2, ठीक है। तो भाई ये क्या दिख रहा है, ये R1 वाली वैल्यू है, ये R2 वाली वैल्यू है। तो ये R1 जो है, ये जो R1 है, इसमें जो करंट आएगी वो 4 गुना कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बट्टा में 4 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसमें जो करंट बहेगी R2 में वो 4 गुना अधिक बहेगी। बात समझ में आ गई ना। तो यही बात बस आपको टिक कर देना है कि R2 में 4 गुना अधिक करंट आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि R1 का मान 4 गुना अधिक है। ये चीज अप्लाई कर पाएगी नहीं आप सही से। देखो भाई, जिस रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा उसमें करंट कम जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस का मान कम होगा उसमें करंट अधिक जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि करंट हमेशा इजीएस्ट पाथ को फॉलो करती है। मतलब जिस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाना पसंद करती है, ठीक है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, इस धारा के मामले में, इस धारा के मामले में इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो पिछला वाला क्वेश्चन है, जो बोला है ना कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट अधिक बहती है, जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है उसमें करंट कम बहती है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, आप लोग अपने क्लास में देखे होंगे कि जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लड़का है, ठीक है, जो पढ़ने में एकदम गधा होता है। अब जाने दो, छोड़ो, जाने दो, इस बात को नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा, है ना। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के केस में क्या होता है, करंट कैसे चलती है।
करंट फ्लो इन अल्टरनेट डायरेक्शन में फ्लो करती है, नहीं अल्टरनेट डायरेक्शन में तो हमारी एसी करंट फ्लो करती है ना। करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, नहीं ये भी तो हमारी एसी करंट होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज विद द टाइम, नहीं ये भी एसी का क्वालिटी है, ठीक है। करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, यस ऑप्शन डी एकदम सही है। जो हमारी डीसी करंट है वो टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, ठीक है, ये केवल वो एक डायरेक्शन में ही सीधे चलती है। तो ये आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 का गलनांक आपसे पूछा है, तो ये तो वैल्यू सीधे सीधे आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 3 का गलनांक कितना होता है? 3 का गलनांक होता है आपका 232 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ, सॉफ्ट सोल्डरिंग इज डन एट अ टेम्परेचर। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है वो कितने टेम्परेचर से कम पे होना चाहिए? हमने आपको बताया था जब हम आपको सोल्डरिंग चैप्टर पढ़ाया है, वहां पे ही मैं वैल्यू बता देता कि जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है हमारी, उसकी वैल्यू 450 डिग्री सेल्सियस से कम ही होनी चाहिए, उससे अधिक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए 450 या 400 है क्या कहीं पे ऑप्शन में? बिलो बिलो बिलो, यस यस, बिलो 450 डिग्री सेल्सियस। ये कहीं पे ये वैल्यू 400 डिग्री सेल्सियस पे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही ऑप्शन सही हो जाएगा 400 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। एट 800 डिग्री सेल्सियस, नहीं 800 डिग्री सेल्सियस पे तो जो हमारी पीसीबी किट हो गई, किट ही हमारी पूरी जल जाएगी, है ना। मोर देन 600 नहीं, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इज डन प्राइमरली बिफोर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है, सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः क्या किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए सोल्डरिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सोल्डरिंग जो किया जाता है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? उससे पहले जो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका किट है, ये आपका क्या है भाई? ये आपका किट है, ठीक है। और इसी किट पे कहीं पे आपको सोल्डरिंग करनी है, तो पहले तो इस पे जो मटेरियल मौजूद है या जो चीज यहाँ पे लगा हुआ है उसको साफ करना पड़ता है ना। तो उसे हम लोग जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई? हीट करते हैं। सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हीट करके फिर इसको अनकवर करते हैं, मतलब क्या करते हैं? उस कवर को हटाते हैं, उस कवर को हटा के उस पर एल्यूमिनियम का कवर लगाते हैं या फिर जो हमारा रांगा होता है रांगा का कवर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपसे यही बोला है कि इज डन प्राइमरली बिफोर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं? तो सोल्डरिंग से पहले जो यहाँ पे कवरिंग हुई है, कवरिंग जो रांगा की है, उस रांगा को हम लोग हटाते हैं। उसी प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? उसी प्रोसीजर को टीनिंग कहते हैं, उसी प्रोसीजर को हम लोग टीनिंग कहते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग क्या कहलाता है यार? फ्लोटिंग कहलाता है कि जिस टेम्परेचर पे जो हमारा रांगा है वो रांगा गल जाए एकदम अच्छे तरीके से। एक पोजीशन ऐसी होती है कि देखिए आप सोल्डरिंग आयरन पे ऐसे रांगा को जब चिपकाते हो तो उस समय आपका रांगा जो है पूरे अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है तो मेल्ट होने के कुछ देर बाद देखते होंगे ना कि वैसे ही पकड़ा रहता है, जो आपका मैकेनिक रहता है वैसे ही पकड़ा रहता है, उसको मुंह से फूकता है कि जल्दी से जल्दी वो ठंडा हो जाए। तो यदि उसी समय छोड़ देगा तब तो हमारा मतलब कि जो भी वायर सटाना होगा, जो भी वायर का टाका लगाना होगा, वो वायर में टाका ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, कुछ देर तक फ्लोट करता है, इसके बाद जाके वो जमता है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा फ्लोटिंग। और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स तो वही होता है यार जो हमारा रांगा है, रांगा को ही हम लोग फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग भी आप समझ गए, टीनिंग भी आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं हम। इस सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सोल्डर किसके निम्न सोल्डरिंग आयरन जो है वो तो मान लीजिए कि किसी न किसी मेटल का बना हुआ है। जो हमारा सोल्डर है या फिर जो रांगा है वो किसका बना होता है? तो उसको नोट कर लीजिए कि जो हमारा सोल्डर है, सोल्डर टीन और लेड का बना होता है, टीन एवं लेड का बना होता है, ठीक है। जिसके परसेंटेज कितनी होती है? 60 से 80% से लेके, ठीक है, 60 से 80% से लेके कितना तक? 40 से 20%। कभी कभी ये वैल्यू 60 से दे देता है 40, या 70 से 30 दे देता है। इसको 70% कर देगा, इसको 30% कर देगा, या इसको 80% कर देगा और इसको 20% कर देगा। ये सभी वैल्यू सही हैं, ठीक है, ये भी वैल्यू सही है। मतलब कुल मिला के ये ऐसा रेशियो होना चाहिए कि ये 100 हो जाए, ठीक है। 60 से लेके
80 के बीच में रहे ये, और ये 40 से लेके 20 के बीच में रहे, तो आपकी ये रेशियो सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टीन एंड लेड ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, टीन एंड लेड। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है कि व्हेन अप्लाइंग सोल्डर टू अ स्प्लाइस कनेक्शन द सोल्डर इज अप्लाइड। सोल्डर कब अप्लाई किया जाता है? सोल्डर कब अप्लाई किया जाता है? सोल्डर मतलब कि रांगा, रांगा को हम लोग कब अप्लाई करते हैं, रांगा कब लगाते हैं? जब एक बार पहले थोड़ा सा सर्किट को हीट कर ले, मतलब जहां पे हमें रांगा लगाना है, जहां पे हमें सोल्डरिंग करनी है, उसको कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसे हीट करें तब फिर हम लोग रांगा लगाते हैं, ताकि हमारा रांगा अच्छे से मेल्ट हो जाए, या जो हमारा सोल्डर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, है ना। तो ऑप्शन मैच कराइए। सीधा ही सोल्डरिंग टिप पर नहीं, उष्मा लगाए जाते हैं, जाते समय उष्मा जब लगाते हैं उसी समय क्या नहीं। तो स्प्लाइस आफ्टर इट हैज बीन हीटेड फॉर अ फ्यू सेकंड, या कुछ सेकंड के लिए जब थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है तब रांगा को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। बोला है कि स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है। तब सोल्डर लगाया जाता है, यहाँ पे डैश रहना चाहिए। ठीक है, तब सोल्डर लगाया जाता है। कब सोल्डर लगाया जाता है? जब थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए हीट कर दिया जाए, तब फिर हम लोग सोल्डर लगाते हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग वर्णित किया गया है। किरचॉफ लॉ आप लोग पढ़े हैं? किरचॉफ लॉ पढ़े हैं ना, किरचॉफ लॉ यहाँ पे नोट कर लीजिए थोड़ा सा। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने विद्युत संबंधी दो नियम दिए थे। विद्युत संबंधी दो नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे भाई? उनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या था? यहाँ लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, या पहला नियम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि किसी जंक्शन पर सभी धाराओं का एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम 0 होता है। एल्जेब्रिक सम 0 होता है। एल्जेब्रिक कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हमारा एक जंक्शन है, ये हमारा एक जंक्शन है। इस जंक्शन पे मान लीजिए कि इधर से करंट आ रही है, इधर को करंट जा रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट जा रही है। ठीक है, तो अब एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब भी यही है कि देखिए ये हमारा जंक्शन है, ये हमारा जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे जो आने वाली करंट होगी उसको पॉजिटिव से, और जो जाने वाली करंट होगी उसको निगेटिव से। ठीक है, तो इसी नियम को हम लोग क्या देते हैं, इसी को कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हैं कि किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर ऐसे कह देते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे यदि मैं मान लूँ इसको कि हमारा I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे I3 प्लस I4। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो इसको 0 के बराबर में मैं कर दूं ना आपके सामने। देखिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, यही इनका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। या तो आप इस बात को कहिए या फिर इस बात को कहिए, दोनों बात बराबर है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, या फिर ये कहिए कि किसी भी जंक्शन पे सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, ये जो फर्स्ट लॉ है, जो इनका फर्स्ट लॉ है, ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है? लिख लीजिए कि यह नियम
आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। किस पे आधारित है भाई? आवेश संरक्षण सिद्धांत पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये तो दोनों ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। किरचॉफ संबंधित किरचॉफ की धारा संबंधित केवल दो ही नियम है, पहला और दूसरा। ठीक है, तीसरा चौथा तो कोई उनका नियम ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ आपका वोल्टेज से संबंधित है। अभी मैं सेकेंड लॉ भी आगे समझाऊंगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। सेकेंड लॉ भी मैं आपको अभी समझा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि ए टिपिकल सोल्डर कंपोजिशन यूज इन कंपोनेंट असेंबली टू पीसीबी। पीसीबी में जो हमारा सोल्डर यूज किया जाता है, सोल्डर का जो संगठन यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने आपको कभी कुछ देर पहले ही, मुझे लग रहा है कि इससे दूसरे वाले क्वेश्चन में, इससे दो क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था कि जो हमारा सोल्डर होता है, सोल्डर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। या तो हमारा टीन होता है, और टीन प्लस लेड, टीन प्लस लेड, ये हम लोग यूज करते हैं। किस रेशियो में यूज करते हैं? 60 और 60 से लेके 80 के बीच में टीन रखते हैं, और 30 से लेके 40 से लेके 20 के बीच में हम लोग शीशा रखते हैं। तो ये ऑप्शन हमने आपको कई बार बता दिया है, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेड एंड टीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजकों में के लिए किया जाता है। कन्फॉर्मल कोटिंग इज डन इन पीसीबी असेंबली। कोटिंग क्यों की जाती है पीसीबी असेंबली में? तो कहीं पे भी कोटिंग, ऊपर से जो कोटिंग की जाती है वो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए ही की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कोई प्रोटेक्शन से संबंधित ऑप्शन है क्या? इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग कोटिंग नहीं करते हैं, मटेरियल में कुछ ना कुछ मिलाते हैं, तब जाके स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम में जब हम लोग थोड़ा सा सॉरी जो कॉपर होता है, कॉपर में जब हम लोग थोड़ा सा सिलिकॉन मिलाते हैं तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है भाई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड बनता है। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ना कि कोटिंग करते हैं। प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड, यस ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंक्रीज विथ स्टैंडिंग वोल्टेज, वोल्टेज के समान नहीं, ये भी नहीं होगा। और सौंदर्य, सौंदर्य थोड़ी ना सुधारा जा सकता है कोटिंग, यस ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटिमेंशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज नियम क्या दर्शाता है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या दर्शाता है? ठीक है, तो यही जो हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम है यही है। लिख लीजिए कि ये जो है किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले जो मैंने दो तीन क्वेश्चन पहले बताया था उसमें समझा चुका हूँ। सेकेंड लॉ लिख लीजिए कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप तथा सभी स्रोतों स्रोत का बीजगणितीय योग या अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको यदि मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है समेशन आई इंटू आर, आई इंटू आर प्लस समेशन ई एम एफ, ई एम एफ इज इक्वल टू 0। समेशन लिख लो, ये समेशन का साइन है। ठीक है, जोड़ का साइन, ये होता है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ ये किस नियम को फॉलो करता है या किस प्रिंसिपल पे फॉलो करता है भाई, ये भी लिख लो यहाँ पे। यह नियम
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। संरक्षण सिद्धांत एनर्जी कंजर्वेशन का फॉलो करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देख लीजिए। संधि धारा, वोल्टेज ड्रॉप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जंक्शन वोल्टेज। यस, वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे कहीं वोल्टेज ड्रॉप लिखा है क्या? यस, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर को ही तो वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। किसी भी सर्किट में I इंटू आर के मल्टीप्लीकेशन को ही तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो ये वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी अच्छे से समझा दिया, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी अच्छे से समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बातें कम किया करिए और आप लोग क्लास पे फोकस करिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान दिया करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतना जानकारी दे दिया जा रहा है जो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा केयरफुली होके क्लास को अटेंड किया करिए आप लोग।